नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, डी.जी. भटकर, पी.जी.टी. इतिहास. विषय इतिहास, अध्याय 3. बंधुत्व, जाति तथा वर्ग. आरंभिक समाज लगभग 6ठी शताब्दी ईसा सन पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा सन यानी लगभग 1200 वर्ष का कालखंड है. इस कालखंड में बंधु, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन आए. और इस 1200 साल के मध्य कालखंड में क्या क्या परिवर्तन हुआ. परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा और वो आज भी वर्तमान स्थिति में वो समाज पर प्रभाव दिखाई देता है. उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार और हुआ, जिसे वहाँ रहने वाले लोग जीवन शैली के माध्यम से हम देखते हैं. साथ साथ सामाजिक समूह का उदय कैसा हुआ, जीवन शैली कैसी थी और सामाजिक समूह के बीच संपत्ति में असमान वितरण ने सामाजिक विषमता को अधिक प्रखर बनाया. आज भी हम देखते हैं कि संपत्ति का बहुत सारा असमान वितरण है. बहुत सारे लोग अमीर है, बहुत सारे लोग गरीब है. किसी के पास खेती बाड़ी है, किसी के पास भूमिहीन है, अल्पभूधारक है. और संपत्ति का यह समान वितरण ही हमें ऊंचे नीचे भेदभाव तक पहुंचाता है, विषमता तैयार करता है. इतिहासकार इन प्रक्रिया को समझने के लिए साहित्यिक और ग्रंथों का उपयोग उन्होंने उसका उपयोग लिया, आधार लिया. कुछ सामाजिक व्यवहार के मापदंड तय करते हैं. इस ग्रंथों में सामाजिक मापदंड और आज भी पितृसत्ताक प्रणाली और सबसे आदर्श प्रणाली मानी जाती है उसका वर्चस्व, उत्तरदायित्व के अनुसार वंश का उत्तरदायित्व और पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र का स्थान. जैसा महाभारत महाद्वीपों के सबसे समृद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ की छवि आज भी समाज पर पड़ी है. हम देखते हैं कि प्रत्येक ग्रंथ किसी समुदाय के विशेष दृष्टिकोण से लिखा जाता है. अंततः यह याद रखना है कि ग्रंथ किसने लिखे, ग्रंथ में क्या लिखा गया और किनके लिए इसकी रचना हुई. इन सब बातों पर हम ध्यान देना जरूरी है. और हम ध्यान देते हैं इन ग्रंथों की रचना किस पर भाषा में प्रयोग किया जाता था. और ग्रंथों के मुख्य पात्र सामाजिक मापदंड का अनुसरण करते हुए हम देखते हैं. अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि जिसे महाभारत का संस्करण इस पर जाता है. महाभारत का समालोचन संस्करण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथाकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई है. अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा लिया. मिलकर ये परियोजना पूरी की. इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे. आरंभ में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया और परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका निकाला. अंततः उन्होंने इन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में
पहले अनेक ग्रंथों और खंडों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 47 वर्ष लगे और पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत में कई पाठों में इसे अंश में समानता थी और ये इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे महाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण केरल और तमिलनाडु तक की पांडुलिपिया में ये समानता देखने में आई। दूसरी बात एक स्पष्ट हुई है कि वह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत में प्रेषक में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए और इसका संकलन भी किया। इस तरह प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रिया का द्योतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया तथा ये संवाद द्वंद और मैत्रेय दोनों को ही चित्रित करते हैं। संवाद द्वंद और मैत्रेय दोनों को चित्रित करते हैं। पाली, संस्कृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से ये संवाद लिखे गए हैं और आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर पर आधारित थे माने जाते हैं। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि जो उसके अंतर्गत बंधुता एवं विवाह। तो छात्रों सुबह ही आपको मैंने बताया इस ऑनलाइन ये पाठ पढ़ाया हुआ है। बंधुता एवं विवाह अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता इसमें दिखती है। परिवार के बारे में जानकारी पितृसत्ताक प्रणाली में है। बड़े समूह का रिश्ता, जाति समूह रिश्ते दो प्रकार के हैं, नैसर्गिक रिश्ते और रक्त संबंध माने जाने वाले होते हैं रिश्ते। नैसर्गिक जिसका कोई हमारा उसका संबंध नहीं है लेकिन वो साथ देता है, बंधु बनता है, अंकल बनता है, पिता के समान कार्य करता है, सपोर्ट देता है। माता बनता है, माता के समान कार्य करता है, मौसी के समान। लेकिन कुछ रक्त संबंध होते हैं। रक्त संबंध में जैसे कि माता पिता, भाई बहन, मौसी, चाचा, बड़ा भाई, छोटा भाई और जैसे कि पंजोबा, पोता पुत्री, ये सब रक्त संबंध के रिलेशन है। मामा मामी, मौसी। तो जिस प्रकार पितृवंशी की अवस्था को आदर्श माना गया महाभारत के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि जो नैसर्गिक रिश्ते, चचेरे मौसेरे, उनका रिश्ता, तो इतिहासकारों ने मिलकर बंधुत्व के जो विचार है वो महाभारत की कहानी में है, जिसे हमने देखा है कि दोनों ही बंधु थे लेकिन भाई के ही पुत्र थे, कौरव और पांडव, और जिनके बीच में प्रतिद्वंदिता चली। पितृवंशिक उत्तरदायित्व इस प्रणाली का अनुसरण करते हैं। स्त्रियां सत्ता का उपयोग करती थी, जो इसके पहले ही आपको एक लेसन में आया। गुप्त कालखंड में स्त्री ने संपत्ति अपने साथ लाई थी, प्रभावती ने, गुप्त शासक की स्त्री, और उसका ये उदाहरण है। सत्ता का उपयोग कर सकती थी और उसने किया भी है। पितृसत्ता का एक आदर्श इस प्रकार का माना जाता है। कौरव पांडव के बीच ये सत्ता को लेकर संघर्ष चित्रण, प्रशासन संघर्ष परियोजना, उपरांत पितृवंशक उत्तरदायित्व उद्घोषित किया। हालांकि पितृवंशता महाकाव्य की रचना पहले मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के इस आदर्श को दृढ़ीकरण दिया।
अधिकतर राजवंश पितृवंश प्रणाली से ही संबंधित है। हालांकि प्रथा की भिन्नता थी, प्रथा अलग अलग है। और कभी पुत्री के न होने पर भी भाई दूसरे का उत्तरदायित्व करता था। बंधु बांधव सिंहासन पर बैठते थे। परिस्थिति में स्त्रियादेशी प्रभावती गुप्त आपको पहली दूसरे लेसन में पढ़ाया, सत्ता का उपयोग करती थी, संपत्ति उसके पास थी। यानी संपत्ति के बारे में स्त्रिया को भी अधिकार थे, ये स्पष्ट होता है। पितृसत्ता के प्रति सुझाव शासक परिवार के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी, और इसमें कर्मकांडी ग्रंथों में से ये बात स्पष्ट होती है। धनी वर्ग ब्राह्मण ऐसे ही दृष्टिकोण थे। विवाह के नियम के बारे में स्पष्ट लिखा है, और इसमें ऋग्वेद ग्रंथ में स्पष्ट होता है। जहाँ पितृ संस्था आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण होता है, पितृ संसाधन पर उसका कोई अधिकार नहीं था पुत्रियों का, तो अपने गोत्र से बाहर उसका विवाह होता था। इस प्रथा को बहिर्विवाह प्रथा कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह था कि उचित प्रतिष्ठा वाले परिवार कम उम्र में ही कन्या और स्त्रियों की जीवन बहुत ही सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय पर उचित व्यक्ति से उसका विवाह हो, उसको वर मिले। और कन्यादान अर्थात विवाह की कन्या की भेंट पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। आज भी कन्यादान और अन्नदान करने का विवाह के समय एक प्रथा उस कालखंड से चलते आ रही है। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल, यहाँ तक कि निकट और दूर आकर मिलते थे, और खरीद फरोख्त का भी परिवेश भी होता था। इस प्रकार ब्राह्मणों के आचार से में ये ग्रंथ में लिखा है। ईस्वीसन पूर्व 500 मापदंडों का एक संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इससे महत्वपूर्ण मनुस्मृति है। जैसा संकलन लगभग 200 ईस्वीसन पूर्व से 200 ईस्वी के बीच के कालखंड का। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का ये मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक और उनके बनाए गए नियमों से सबके द्वारा पालन होना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं होता रहा, उस पर ज़्यादा निगरानी थी। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों की अपनी स्वीकृति देता है। विवाह के 8 प्रकार है। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना जाता है। यानी 8 प्रकार में से 4 उत्तम है और 4 निंदित है। ये प्रथा ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। कुछ उन पद्धतियाँ उन लोगों को प्रचलित थी। अभी विवाह के नियम और धर्मशास्त्र और ब्राह्मणों की विस्तृत आचार संहिता, नए नगरों का उद्भव और कन्यादान पिता का धार्मिक कर्तव्य, ये नियम इसमें थे। इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि मूल्यांकन के प्रश्न। पहला प्रश्न, 1919 में किसके नेतृत्व में परियोजना शुरू की थी? दूसरा प्रश्न, महाभारत के दोनों दल कौन से वंश को संबोधित थे? कौन से वंश के संबोधित थे? तीसरा प्रश्न, महाभारत की परियोजना पूरा करने में कितने वर्ष लगे? चौथा प्रश्न, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति। पांचवा प्रश्न,
धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं और उत्तम प्रकार कितने हैं। तो आपके लिए गृह कार्य, परिवार में पितृवंशी की व्यवस्था को आदर्श है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अध्यापन समाप्त हुआ। विद्यार्थी मित्रों, कुछ समस्या है तो ऑनलाइन पर मेरे साथ बात कीजिए। हर दिन हम पीरियड लेते हैं और यूट्यूब का प्रश्न और ये सब व्हाट्सएप पर लिख कर भेजना है। धन्यवाद।